हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक को आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और खास करके इसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 42 के बारे में कि क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 42। आखिर क्यों ये चर्चा में है, क्यों करंट अफेयर के दृष्टिकोण से ये ज्यादा रेलिवेंट हो जा रहा है। तो आइए हम इसी के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि हाल ही में किसकी बात की जा रही है? उच्च न्यायालय। कहाँ के उच्च न्यायालय की बात करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की पीठ ने कहा है कि गर्भ धारण करना, बच्चों को जन्म देना और उसकी देखभाल न केवल महिला का मूल अधिकार है। अब देखिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा है आर्टिकल नंबर 42। लेकिन यहां पे ये बात कही जा रही है, और ये बात मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये बात उच्च न्यायालय कह रही है हिमाचल प्रदेश का, कि बच्चा पैदा करना, गर्भ धारण करना, बच्चे को जन्म देना और उसका देखभाल करना सिर्फ और सिर्फ क्या ये महिला का ही राइट है कि पुरुष का भी राइट है? ऐसा तो है नहीं कि महिला पेटेंट करा करके रखी है कि नहीं, गर्भ ठीक है, गर्भ हम धारण कर रहे हैं, बच्चे को पैदा कर रहे हैं, और बच्चे पैदा हो जाने के बाद भी देखभाल की लायबिलिटी क्या सिर्फ और सिर्फ मेरे ही ऊपर रहेगी? ऐसा नहीं है। यह बात मूल अधिकार के रूप में यहां पर देखने के लिए हमको मिल रहा है, बल्कि समाज के अस्तित्व के लिए उसके द्वारा निभाई जाने वाली एक पवित्र भूमिका भी है। यह उसके लिए क्या है? यह उसके लिए एक पवित्र भूमिका है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी लारेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल की प्रबंधन समिति के सचिव बनाम सारू गुप्ता और अन्य के मामले में यह निर्णय दिया गया। अब देखिए क्या बताया जा रहा है इस केस लॉ को लेकर के। कहा जा रहा है कि लारेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल की प्रबंधन समिति के सचिव बनाम सारू गुप्ता और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है। अब हमें इसके पृष्ठभूमि को भी तो जानना जरूरी है। जब तक हम इसके रेलेवेंसी को, जब तक हम इसमें इसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, तब तक कैसे हम कह देंगे कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। तो इससे रिलेटेड एक एक फैक्ट को आप यहां पे जानने का काम करिए। कह रहा है कि प्रतिवादी महिला को याचिकाकर्ता से एक से विद्यालय में अनुबंध के आधार पर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह बात आपको पहले पता चल गई कि याचिकाकर्ता में से एक को विद्यालय के अनुबंध के आधार पर क्या किया गया था? अध्यापिका के रूप में यहाँ पे नियुक्त करने का काम किया गया था। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि वह विस्तारित परिवीक्षा अवधि पर काम कर रही थी और बाद में जब वह छुट्टी पर थी तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब ये देखिए मामला यहाँ पे आ रहा है कि जब वो छुट्टी पे थी तो उसकी सेवाओं को क्या कर दिया गया? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। यह गलत बात है कि उसकी सेवा को नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। अब आगे यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सेवा नियमों के अनुसार एक कर्मचारी एक आवेदन पर मातृत्व अवकाश का हकदार है। यह सभी लोगों को पता है कि एक महिला को मातृत्व अवकाश पाने का उसके पास राइट होता है, लेकिन वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने कभी भी याचिकाकर्ता को अपनी गर्भावस्था के बारे में सूचित नहीं किया और उसने कभी भी किसी मातृत्व लाभ के लिए आवेदन नहीं किया तथा उसके द्वारा शिकायत दर्ज करना याचिकाकर्ताओं से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बाद का विचार है जिसके लिए वह बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। यह बात, ये पूरा का पूरा फैक्ट, इस मामले का जो भी फैक्ट है, ये सभी के सभी फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे कह रहा है कि प्रतिवादी ने, किसकी बात कर रहा है? प्रतिवादी ने कहा कि यह तथ्य कि वह गर्भवती थी के विषय में प्रबंधन के साथ साथ प्रिंसिपल को भी जानकारी थी। यह बात प्रबंधन, वहां का जो मैनेजमेंट है और जो प्रिंसिपल है, इन दोनों लोगों को इस बात की जानकारी थी। आगे कह रहा है कि श्रम आयुक्त, सह कारखानों के मुख्य निरीक्षक, सह अपीलीय प्राधिकारी ने प्रतिवादी के पक्ष में आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क किया। ये जो भी यहाँ पे
दिया गया मामला उसको हाईकोर्ट से रद्द कराने के लिए इन्होंने जो भी याचिका किया था, जो भी याचना किया था, उस याचना को हाईकोर्ट से रद्द कराने के लिए यहाँ पे संपर्क किया गया। क्या कहा जा रहा है, न्यायालय की टिप्पणी क्या थी, अब इस बात को लेकर के न्यायालय ने क्या अपना टिप्पणी दिया, इसको भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट क्या कह रहा है, हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनने का अधिकार भी सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में से एक है। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मां बनना जो होता है वो मानवाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण एक अधिकार माना जाता है। इस अधिकारों को हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए तथा इसलिए जहां भी लागू हो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना भी चाहिए। यह बात हमारा हाईकोर्ट भी बोलता है और साथ ही साथ जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ेंगे तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये बातें हमको देखने के लिए मिलती है कि नहीं, इस प्रकार का अवकाश देना जरूरी है। अब आगे देखिए कि आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अदालत ने, और आगे क्या कहा, अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रतिवादी की पुनः ज्वाइनिंग स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते हैं तो उन्हें अधिकारियों द्वारा पहले से दिए गए मातृत्व लाभ के अलावा प्रतिवादी को 15 लाख का मुआवजा देना होगा, क्योंकि इस अधिनियम के अक्षरशः जो वर्ड टू वर्ड जो भी बातें लिखी गई हैं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मातृत्व लाभ के अनुदान को विफल करने के किसी भी मामले से गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। गंभीरता से इस मामले को निपटाया जाना चाहिए, ये बात हमारे लिए करंट का मामला है और ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आगे कह रहा है कि भारत के संविधान 1950 में अनुच्छेद 42 क्या है। हम बात करते हैं कि जब 1950 में हमारा संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 42 क्या कहता है, क्या हम अनुच्छेद 42 के लिए कहां कहां जा सकते हैं, कौन कौन सी लड़ाई अनुच्छेद 42 को लड़ने के लिए कर सकते हैं, क्या हम अनुच्छेद 42 को लागू करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 42 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है और आप सभी लोगों को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसको निगेटिव लॉ के रूप में देखा जाता है, ये पॉजिटिव लॉ नहीं होता है, इसको नकारात्मक के तौर पे हम देखते हैं। कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 डीपीएसपी से संबंधित है। पहला पॉइंट ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है कि डीपीएसपी देश के शासन में पालन करने के लिए राज्यों को दिए गए निर्देशों और सिद्धांतों का एक समूह माना जाता है। साथ ही साथ कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय उन्हें ध्यान में रखें। अब किसको ध्यान में रखने की बात कही जा रही है, तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मींस की आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, जब जब सरकार कोई भी नीति बनाएगी, कोई भी कानून बनाएगा, तो एट दैट टाइम उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कंसीडर करेगा। अब इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको भी हमें जानना जरूरी है। तो कहा जा रहा है संवैधानिक प्रावधान में कि अनुच्छेद 42 विशेष रूप से काम की उचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत के प्रावधानों से संबंधित है। यह कहता है, क्या कहता है, राज्य काम की उचित और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। यह कौन कह रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 42 ये बात कह रहा है। अब इसके हम थोड़े से उद्देश्य के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या इसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य कहता है यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देता है कि काम करने की स्थितियां निष्पक्ष व मानवीय होनी चाहिए। आगे कह रहा है इसमें मातृत्व राहत के प्रावधानों की भी मांग की गई है जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिला श्रमिकों के हित के लिए चिंता का संदेश देती हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पे देखने का, यहाँ पे समझने का काम किया। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 42 के हिस्ट्री को आप लोगों ने जानने का काम किया। जो भी फैक्ट हो सकते थे इस केस लॉ से रिलेटेड, उन सभी फैक्ट्स को एक एक करके मैं आपके सामने रखने का काम किया। और इस नेचर के कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को जानना जरूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ कॉमन मैन, क्योंकि
इस प्रकार की समस्या आप और हमारे किसी लोगों के साथ भी हो सकती है, इसीलिए ये अवेयरनेस के लिए ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।